बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 430 मुलाहिज़ा फरमाएँ। किसी भी कौम की बुनियादी कोताहियों से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं उसका जिम्मेदार बेईसो मफाद परस्त सियासतदानों और यूरोप और अमरीका की खुशनुदी को मुल्क व कौम पर फोकियत देने वाले हुक्मरानों के सिवा और कोई नहीं है। मैंने काशानुक से कहा, हमारे पास एक और GSM मोबाइल स्पेयर में रखा हुआ है, तुम अपना सिम कार्ड उसमें लोड कर लो। मेरा इशारा ली आने वाले मोबाइल की तरफ था। कोशिश करके देखता हूँ, उसने कहा। अगर सिम कार्ड में ज़िंदगी बाकी है तो काम चल जाएगा। आइंदा 5 मिनट में उसकी कोशिश बारआवर साबित हुई। अगरचे उसका सिम कार्ड भी सेल के साथ ही भीग गया था, ताहम वो शॉर्ट सर्किट जैसे नुक्स से महफूज रहा था, यानी अभी उसमें ज़िंदगी बाकी थी। इस तरह काशानू की एक सिम मेरे सेल में और दूसरी लियान वाले सेल में काम करने लगी। मैंने लियान वाला सेल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, काशानूक ये तुम अपने पास रख लो। और तुम क्या करोगी? उसने लियान से पूछा। हम दोनों एक ही सेल से गुजारा कर लेंगे, लियान ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम मेरे वाले सेल को चार्जिंग पर लगा दो, काशानूक ने कहा। इसी दौरान में हम एक ज़रूरी काम निपटा लें। ज़रूरी काम के अल्फाज पर लियान ज़ेरे लब मुस्कुरा कर रह गई। मैं उसकी मुस्कुराहट को बड़ी वजाहत के साथ समझ रहा था। जब उसने ये सुना था कि सर मूंड कर मुझे गंजा कर दिया जाएगा, वो गाहे बगाहे मुझे इस हवाले से छेड़ रही थी। मैं उस पर एक गहरी नज़र डालकर काशानूक के साथ वॉशरूम में घुस गया। ठीक 15 मिनट के बाद जब मैं वॉशरूम से बरामद हुआ तो मेरी काया पलट चुकी थी, और इस लोट पलट को मैंने वॉशरूम के आईने में मुलाहिजा कर लिया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि लियान की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ेगी उसकी हंसी छूट जाएगी, लेकिन उसने मेरी तवक्को को क्लीन बोल्ड कर दिया। वो चंद लम्हे गहरी और संजीदा निगाह से मेरा और मेरे सर का जायजा लेती रही, फिर बेपरवाही से कंधे उचका दिए। शायद वो काशानू की मौजूदगी का लिहाज कर रही थी। अगर वाकई यही बात थी तो फिर इसका मतलब था उसके जाती वो खेलना शुरू कर देगी। थोड़ी देर बाद फलूजी लौट आया। वो हमारे लिए मुनासिब लिबास का इंतजाम कर रहा था। मेरी बदली हुई दुनिया को देखा तो वो चौंका और ना ही किसी हैरत का इजहार किया। वो बहुत ही जहांदीदा और गहरा शख्स था, और मुझे यकीन था कि काशानूक ने उसे हमारे बारे में बड़ी वजाहत के साथ ब्रीफ कर रखा था। खाने की क्या सूरत हाल है? काशानूक ने फलूजी से पूछा। खाना मौजूद है, आप कहो तो लगा देता हूँ। हम रात का खाना बड़े ठीक ठाक अंदाज में खाकर घर से निकले थे, लेकिन सर्दतरीन मौसम में अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद हमें हल्की फुल्की भूख महसूस हो रही थी। वैसे भी खाना खाए हुए लगभग 5 घंटे गुजर गए थे। मौसम सरमा में जिस्म को अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए बनिस्बतन ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, और ये तवानाई ज़ाहिर है खुराक ही से हासिल होती है। लिहाजा नतीजे के तौर पर निज़ाम की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। खाने के बाद काफ़ी का दौर चला। फिर हम एक मरतबा फिर कमरे में आ बैठे और हमारे दरमियान पिछले 4-5 घंटों में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर तबादला ख्यालात होने लगा। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं थी। कई संगीन वाक़यात के बाद खटमंडू की फ़ज़ा हमारे लिए इंतहाई मोहलक हो गई थी। अगर हमें खटमंडू में रहना था तो रूपोशी बहुत ज़रूरी थी, और मैं पर्दा नशीन बीबियों की तरह मुंह छुपाकर ज़िंदगी गुजारने का आदी नहीं था। लिहाजा हमें अपने मंसूबे पर अमल करते हुए सुबह बुध बख्शुओं के बेस में खटमंडू से निकल जाना है। आगे जो भी होता अल्लाह मालिक था। उठने से पहले काशानूक ने ताकीदी अंदाज में कहा, तुम लोगों को एक मुख्तसर सी नींद लेना होगी। इस वक्त रात के 2 बजने वाले थे। सुबह सूरज तुलू होने से पहले बेदार हो जाना। नाश्ता हम घर से बाहर करेंगे, किसी ऐसे छोटे से होटल में जहाँ ज़्यादातर बख्शू ही खाते पीते दिखाई देते हैं। हम उन्हीं बख्शुओं में शामिल होकर इधर से उधर होते हुए थाचू के ग्रुप तक पहुँच जाएंगे। क्या तुमने थाचू के साथ सफ़र करने वाले तमाम बख्शुओं को हमारे बारे में बता दिया है? मैंने एक ज़रूरी सवाल किया। वो नफ़ी में सारी लाते हुए बोला, नहीं वैदान, हमारे राज से सिर्फ थाचू वाकिफ़ है। तुम्हें इस सिलसिले में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। इस सांस से इत्मीनान झलकता था। लियान काशानूक से दरियाफ्त किया, हम काठमांडू से तिब्बत तक किस जरिए से पहुंचेंगे? यात्रियों वाले काफिले में शामिल होकर हम मुकामी बस के जरिए काठमांडू के एक मारूफ मुकाम सिंदारा जाएंगे, काशानूक ने बताया। सिंदारा से स्विस मिनी एक्सप्रेस कोच चलती है। ये कोच हमें कोदारी तक पहुंचाएगी। उस सरहदी कस्बे से आगे पैदल सफर करके हम तिब्बत में दाखिल हो जाएंगे। मगर तुमने तो बताया था ये बुद्ध यात्री रास्ते में भी एक दूर मुकाम पर रुककर कुछ वक्त गुजारेंगे, लिया ने पूछा। क्या मिनी एक्सप्रेस ये सहूलत उन्हें फराहम करेगी? इस कोच में ज्यादा तादाद ऐसे ही बुद्ध पैरोकारों की होगी जो मुख्तलिफ बुद्ध स्तूपास की यात्रा को निकले हैं। थाचू काफिला भी तिब्बत से इसी मकसद की खातिर काठमांडू तक आया हुआ है। लिहाजा ट्रांसपोर्ट वाले उनकी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। हम जिस कोच से रवाना होने वाले हैं वो काठमांडू से निकलकर शुमाल की समत में सफ़र करते हुए 9 किलोमीटर के बाद बूदा नलका नथा पहुंचेगी। थोड़ी देर रुकने के बाद वो बूदा नलका नथा से मजीद आगे शुमाल की तरफ बढ़ेगी और 4 किलोमीटर का फासला तय करके सुंदरी जल जा पहुंचेगी। सुंदरी जल काठमांडू से 13 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। सुंदरी जल में मुख्तसर क़याम के बाद हम आगे कोदारी की तरफ बढ़ जाएंगे। काशानूक ने इस सफ़र का एक नक्शा सा खींचते हुए बताया, ज़हन में रहे कि यह तमाम तर सफ़र हम शुमाल में बुलंदी की तरफ तय करेंगे।
तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। यह औसतन 11,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। तिब्बत के बाद मुकामात पर यह बुलंदी 13,500 फुट से भी तजावज़ कर जाती है। तिब्बत में कदम रखने का एक मतलब ये भी होगा कि हम चाइना में दाखिल होंगे। मैंने बुरख्याल अंदाज में कहा। काशानूक यकदम अफसुर्दा दिखाई देने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी अफसुर्दगी का सबब जानता था। काशानूक बुद्धिस्ट था और बुद्ध के पैरोकारों के लिए तिब्बत की बड़ी अहमियत है। ये एक तरह से उनका मक्का मदीना है। किसी ज़माने में तिब्बत एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क था। फिर 1959 ईस्वी 14वीं दलाई लामा के दौर में कम्युनिस्ट चीनी फौज ने उस पर लश्कर कुशी की और एक बड़ी खून रेजी के बाद उस सर्दी जन्नत को हड़प कर लिया। तिब्बत अब चीन के एक सूबे की हैसियत रखता है। इस सूबे का सदर मुकाम लासा है। इस खित्ते को अपने मुल्क का हिस्सा बनाने के बाद चीन ने इसका नाम भी तब्दील कर दिया। सरकारी कागजात में अब तिब्बत सीजांग के नाम से मौजूद है, लेकिन तिब्बत के बासियों और बुद्ध के पैरोकारों के लिए ये अब भी तिब्बत ही है। सीजांग का लफ्ज़ उनकी यादाश्त में बैठता ही नहीं। इस तारीखी ज़्यादती के हवाले से तिब्बती अवाम फ़लस्तीनियों की शाना बिशाना खड़ी दिखाई देती है। अगर देखने वाली की आंख मौजूद हो तो काशानूक भी तिब्बत को तिब्बत ही समझता था। लिहाजा सीजांग चीन के एक मंसूबे के जिक्र पर उसका गमज़दा हो जाना ऐन फितरी बात थी। थोड़ी देर बाद वो हमसे रुखसत हो गया और जाते जाते ये हिदायत भी कर गया कि सुबह हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, लिहाजा में पैकिंग वगैरह करके सोना चाहिए। हमने उसकी हिदायत पर अमल करते हुए आइंदा 15 मिनट में पैकिंग कर ली। इसी दौरान में लियान बार बार मेरे मुंडे हुए सर की तरफ देखती और मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा देती। उसका अंदाज मुज़ीका उड़ाने वाला नहीं, बल्कि वो शरारत के मूड में नजर आती थी। हम पैकिंग से फारिग हुए तो मैंने उसे कहा, शायद तुमने काशानूक की बात को गौर से नहीं सुना, हमें सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठना है? तो वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगी। तो ये कि जल्दी बेदारी के लिए जल्दी सोना भी ज़रूरी है। मैंने उसकी शोखी बड़ी आंखों में देखते हुए कहा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज के बारे में तो तुमने सुन रखा होगा। हाँ, सुना भी है और पढ़ भी रखा है। वो बड़ी मासूमियत से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन यहाँ पर इन दानिश भरी बातों का इतलाक नहीं होता। रात के 2:15 बज रहे हैं। इस वक्त अर्ली टू बेड तो नहीं कहा जा सकता ना? नहीं कहा जा सकता, मैं भी मानता हूँ, मैंने तायरी लहजे में कहा, लेकिन बेदार होने के लिए सोना जरूरी है। जरूरी तो है, मगर क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। उसने कहा, काफी ने नींद उड़ा दी है, इस सिलसिले में कोशिश तो कर सकती हो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो मेरी बात पर गौर करने की बजाय चौंक कर मुस्तफसर हुई। फैतान, तुम्हें तो जमाइयों पर जमाइयाँ आना चाहिए, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो नींद का शायबा तक नहीं है। मुझे इतनी जमाइयाँ क्यों आना चाहिए? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। क्या तुम अपना दावा भूल गए हो? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्ही ने तो बताया था चाय या कॉफी वगैरह पीने के बाद तुम पर उल्टा असर होता है। मैं पलक झपकने में लियान की बात की तह तक पहुंच गया। ये हकीकत है कि चाय, काफ़ी और ऐसी ही दीगर एशिया मुझ पर उल्टा असर करती हैं। आमतौर पर लोग इन एशिया को नींद भगाने और आज़ा को अलर्ट रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं चाय काफ़ी पीने के बाद नींद और आराम की तलब महसूस करने लगता हूँ। लियान ने सिर्फ तवज्जो दिलाई तो मुझे खुद भी हैरत हुई और फिर फौरन ही वजह भी समझ में आ गई। हालात व वाक़यात की संगीनी के बारे में गौर व फिक्र करने के दौरान में शायद मेरे ज़हन ने काफ़ी के मज़कूरा असरात को ज़ायल कर दिया था। लियान की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मैं इस वक्त दीन की शदीद ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सोने से पहले मुझे एक नहायत अहम काम करना है। कौन सा अहम काम? उसकी आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक नमूदार हुई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, रब्बी को गुड नाइट कहना है। ओह, वो एक तवील बूझल सांस खारिज करते रह गई। उसके चेहरे के तासरात से साफ जाहिर था मैंने उसकी तवक्को के खिलाफ जवाब दिया था। बहरहाल वो मोबाइल लेकर मेरे पास आ गई। इसी दौरान में वो मोबाइल पूरी तरह चार्ज हो चुका था। वो सेल को मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली। उसका अंदाज याद दहानी कराने वाला था। एक बात को जहन में रखना वैदान, रब्बी के इशारे पर हमारे 2 सिम कार्ड पहले ही नकारा हो चुके हैं। तीसरे के साथ भी ऐसा सलूक हो सकता है। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैंने शाने उचकाते हुए कहा। वैसे भी इस फोन के बाद मैं उससे रब्ता नहीं करूंगा। सेल मेरे काम का रहे या बेकार हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं उसी वक्त रब्बी की खबर लूंगा जब हमारे दरमियान चंद फुट या चंद गज या चल मील का फासला बाकी रह जाएगा। मैं लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात को पूरा करते हुए बोला, मैं इसराइल में कदम रखने से पहले उसे छेड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि चंद रोज तक वो भी मेरे इंतजार का मजा चखे। मैं रुपोश और गुमनाम रहकर उसे तड़पाऊंगा, अज़ियत की सूली पर चढ़ाऊंगा। वो मुझे देखने, मुझसे राब्ता करने और मुझे छापने की ख्वाहिश की फांसी पर लटका रहेगा, मगर मैं उसके हाथ में ना आऊँगा और ना ही निगाहों में समाऊंगा। जरा उसको भी तो पता चले नारसाई क्या होती है। मैंने उसकी कैफियत में अपना सीना जहन्नुम बना रखा है। कुछ दिन वो भी तो इन्हीं अंगारों की तपश का लुत्फ उठाए। रबी मोशी आयमन ने साहिल को मुझसे दूर करके बल्कि नाकाबिले पहुंच बनाकर जितना बड़ा सितम ढाया वो मेरे साबिक रिकॉर्ड को तोड़ने का बायस था। मेरी जिंदगी में आने वाले तमाम दुश्मनों ने मजमूई तौर पर भी मुझे इतनी अजियत नहीं पहुंचाई होगी जितनी इस एक शख्स के हाथों मुख्तसर सी मुद्दत में मैंने उठाई थी।
मुझे तस्लीम है कि रब्बी मेरा एक ऐसा हरीफ साबित हो रहा था जिससे निमटने के लिए मुझे दांतों पसीना आ रहा था। दूसरी तरफ मैं भी उसके लिए लोहे का चना साबित हो रहा था जो उसके दांतों की दाब में आने की बजाय नाक में घुस बैठा था। और मेरी कोशिश थी कि उसका भी वही हशर हो जो मादी बईद में नमरूद का हुआ था। रब्बी के बारे में बात करते हुए खुद बखुद मेरा लहजा तलख हो जाता था। अल्फाज जहर में बुझ जाते और मैं खुद को एक नफरत के अथाह समंदर में पाता। जुल्म जबर का एक ऐसा समंदर जो ताहद्दे निगाह फैला हुआ था। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी साहिल की सूरत दिखाई ना देती और मैं अपने आप को उस भयानक मौत के अलम बरदार समंदर के बीच बेयारो मददगार एक खूनी शार के रहमो करम पर पाता जो जबड़े खोले अपने तेजधार नुकीले दांतों की नुमाइश करते हुए बड़े खूनख्वार अंदाज में मुझ पर झपट रही होती। इस खून आशाम शार का तस्वुर करते हुए मेरे ज़हन में रब्बी की सूरत उजागर हो जाती थी और ये कुछ गलत भी नहीं था। मुझे उस वहशी शार के अंदर उतरना था और फिर पेट फाड़ कर बाहर निकलना था। उसको हलाक किए बगैर मैं अपनी साहिल तक नहीं पहुंच सकता था। उसे एक ही हलाकत बहुत सारों की सलामती की जमानत बन जाती। गोया ये कार सवाब था, एक ऐसा अमल जो हजारों लाखों इंसानों के लिए मुफीद साबित हो जाता। लियान मुझे चेंज का बताकर वॉशरूम में दाखिल हुई तो मैं सेल पर रब्बी मोशी हाइमन के नंबर पंच करने लगा। ये नंबर मुझे बिल्कुल ऐसे याद हो गए जैसे अपना नाम ज़हन नशीन हो जाता है। मैंने पिछले 5-6 घंटों में उसे जितना नुकसान पहुंचाया था उसकी इतलात उस तक पहुंचाई जा चुकी होंगी। खास तौर पर बंगला नंबर R20 में इबरतनाक अंजाम से 2-4 होने वाले इसराइलियों की खबर ने तो उसे अजियतनाक चरके लगाए होंगे। वही सख्त अंगारों पर लूट रहा होगा। इन लम्हात में उसकी इयादत ना करना सख्त बेइसी होती। चुनाचे मैंने तस्वुर में एक मुट्ठी में नमक भरा और दूसरे हाथ में पेट्रोल की बोतल थामी। फिर सेलुलर ट्रैक की उंगली के इशारे पर रब्बी की तीमारदारी के लिए खटमंडू से इसराइल पहुंच गया। ये नमकपाशी और आतिश जनी का एक मुनासिब मौका था। इसे गंवा कर मैं पछतावे से क्यों कर 2 जा रहा होता। इसराइल के मुकामी वक्त के मुताबिक इस वक्त रात के 11 बजने में चंद मिनट बाकी थे। वो अभी तक जाग रहा होगा। कॉल उसी ने रिसीव की। इन सनसनीखेज हालात में उसके सुकून की नींद सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगली लम्हे रब्बी की फुंकार से मुशाबा आवाज मेरी समाज से टकराई। उसने हेलो ही से मुझे पहचान लिया था। तुम ठीक नहीं कर रहे हो फैतान, मैं तुमसे मुहब्बत करता हूँ रब्बी, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम ख्वाब मुखाब मेरी नीयत पर शक ना किया करो। अब तो मैंने तुम्हारी बात मानने का फैसला भी कर लिया। बको मत। वो मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही दाड़ा। तुम वहाँ खटमंडू में जो कुछ करते फिर रहे हो वो दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। मैं तुम्हारी नीयत पर शक ना करूँ तो और क्या करूँ? ये तुम्हारी मोहब्बत है या शदीद तरीन नफरत? मैं बिल्कुल अनजान बन गया। खटमंडू में क्या होता फिर रहा है? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करो वजदान। मैंने बताया था ना, खटमंडू को छोड़ चुका हूँ। तुम झूठ पर झूठ बोलकर अपनी पोजीशन को मजीद खराब करते जा रहे हो। वो मुंतकीमाना अंदाज में बोला। तुम अभी तक खटमंडू ही के किसी बेल में छुपे बैठे हो, लेकिन याद रखो मैं बहुत जल्द तुम्हें किसी मुर्दा चूहे के मानिद उस बेल से निकाल दूंगा। मैंने उसके जलते हुए ज़हन पर पेट्रोल का छिड़काव करते हुए कहा, धमकियां ही देते रहोगे या ये भी बताओगे इधर खटमंडू में किसने तुम्हारी दुम पर पाँव रख दिया है जो तुम यूं नाचे नाचे फिर रहे हो? मैं तो तुम्हें अपने फैसले से आगाह करने वाला था, लेकिन तुमने मेरी खैर सगाली के जज्बात की ऐसी कम तैसी करके रख दिया है। वो एक लम्हे खामोश रहने के बाद मुस्तफसर हुआ। इस मर्तबा उसके लहजे में कदरे इत्तेदाल था। हाँ हाँ बताओ, तुमने मेरी बात मानने के सिलसिले में क्या फैसला किया है? घाक बूढ़ा बड़ा आयार था। उसका अफजा बलागत था। उसने शदीद तरीन गुस्से में भी मेरे जुमले की कंस्ट्रक्शन को याद रखा हुआ था। मैंने उसके बरंगीख्ता जज्बात से खेलते हुए कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए यही फैसला किया है कि वो 5 अनमोल पत्थर तुम्हारे हवाले करके अपनी साइल को वसूल कर लूँ। बस इतनी सी बात है। तुम इतने सीधे तो नहीं हो वजदान, वो गंभीर लहजे में बोला। मैंने बरहमी से कहा, यही तो मुसीबत है, जब भी मैं तुम्हारे करीब होने के बारे में सोचता हूँ तुम फौरन बदगुमानी का शिकार हो जाते हो। इस तरह तो ये बेल कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं चढ़ सकेगी। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूँ? वो दिलचस्पी लेते हुए बोला। तुम मेरी बात का यकीन करो या इस सिम को भी बलाक करने के अहकाम सादर कर दो, ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। मैंने मसनूई झुंझलाहट का मुजाहरा करते हुए कहा, खटमंडू में मुझे तुम्हारे वसी इख्तियारात का अंदाजा हो गया था। नेपाली पुलिस आजकल तुम्हारे इशारों पर नाच रही है और वहाँ के खारी इदारे में तुम्हें अमल दखल की आसानी फराहम है। वो कते कलामी करते हुए बोला, क्या तुम वाकई खटमंडू से निकल चुके हो? मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कोई कसम नहीं उठा सकता। अच्छा ये बताओ, वो पत्थर कैसे मुझ तक पहुँचा रहे हो? पहले तुम मुझे खटमंडू में पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताओ। मैंने उसके चीरे हुए जख्मों पर नमक भरते हुए कहा, जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम कौन सी क़यामत को मुझसे मंसूब कर रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी वो मेरी फरमाइश पूरी करेगा, लेकिन लगता था इबादतगाह के तय खाने में पोशीदा वो कीमती पत्थर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। वो उनके उसूल की खातिर किसी भी हद से गुजरने को तैयार बैठा हुआ था।
उसके दस्ते राज जहन्नुम मकानी बर्नार्ड ल्यू और मेरे खैर ख्वाह जानी मोहतरम सांगफू की ज़बानी मुझे पता चला था कि कदीम इब्रानी किताबों में उन 5 पत्थरों के हवाले से एक तवील बाब रकम है, जिसकी रोज़ से ये पत्थर जिस भी शख्स के कब्जे में होंगे वो पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने की कुदरत का मालिक बन जाएगा। रब्बी मोशी हाइमन ज़मीनी खुदा बनने की ख्वाहिश में उन पत्थरों के उसूल के लिए बावला हुआ जा रहा था। इस सिलसिले में वो मुझे इसलिए रियायत देने पर तैयार हो जाता था कि इन पत्थरों तक सिर्फ और सिर्फ मैं ही रसाई हासिल कर सकता था। लिहाजा उसने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताया कैरूड़ा काटेज वाले बंगले R20 में कौन सी क़यामत खेज वाक़यात पेश आए हैं और बाद जीप और मिनी ट्रक पर गुजरने वाली बप्ता के बारे में भी बता दिया। आखिर में उसने मुतामलाना अंदाज में कहा, फैतान, आसार से यही पता चलता है कि इन वाक़यात में सरासर तुम्हारा हाथ है। अगर तुम वो 5 पत्थर मेरे हवाले करने पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी इस नादानी को भी माफ़ कर दूंगा। माफ़ी का सवाल तो उस वक्त पैदा होगा अगर मैं उन वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल कर लूँगा। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, फिर बड़े मीठे अंदाज में उसे काटने की कोशिश जारी रखी और इजाफा किया, मुझे तुझे कोई और ही चक्कर दिखाई दे रहा है। आखिरी जुमला मैंने इतने पुरस्रार अंदाज में अदा किया कि वो तड़प कर बोला, तुम किस चक्कर की बात कर रहे हो? पहले ये बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि काठमांडू वाले वाक़यात में मेरा ही हाथ है? तुम्हें बाकायदा वहाँ देखा गया है वैदान? वो यकीन से बोला। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, फिर तो मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। तुमने अभी तक अपने अंदाजे के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है मेरा परतू तुम्हारे खिलाफ इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। तो वो सटपटा गया, झुंझलाहट अमेज लहजे में बोला, ये नहीं हो सकता। नकली वैदान को तुमने मैनहट्टन न्यूयॉर्क के सब वे में खलाक कर दिया था, वो दोबारा किस तरह मुतहर्रिक हो सकता है? वो ना सही कोई दूसरा तो मुतहर्रिक हो सकता है। मैं चुभते हुए लहजे में बोला। वो चौंक उठा, कोई दूसरा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसकी बुखलाहट से महफूज होते हुए कहा, रब्बी, न्यूयॉर्क में नीस्तो नाबूद होने वाला नकली वैदान मेरी एडवांस बशकों के तफैल तश्कील पाकर मुतहर्रिक हुआ था। उसमें मेरी इरादे को दखल नहीं था, लेकिन अब मैंने उस टेक्नोलॉजी पर तसर्रुफ हासिल कर लिया है। मैं अपनी मर्जी से जितने चाहूँ नकली वैदान तख्लीक कर सकता हूँ। ये बात मैंने महज उसे डराने के लिए की थी, हकीकत से इसका दूर का वासा भी नहीं था। मुझे शौक था और ना ही इतनी फुर्सत मुझे मयसर थी कि इस किस्म की मशकों और मराकबों को अफोर्ड कर सकूं। मैनहट्टन के अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक पर मैंने एक तवील बारके के बाद अपने नेगेटिव से निजात हासिल कर ली थी, तो यही बहुत था। पहली मरतबा उसे एहसास हुआ कि मैं इतनी देर से उसे उल्लू बना रहा था। उसका संजीदा और मोतदिल अंदाज यकदम जारिहाना हो गया और बिफरे हुए लहजे में बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उस बोगस कहानी को रहने ही दो। वो एक ऐसी हकीकत से इनकार कर रहा था जो वाक़यतन पेश आ चुकी थी। बेवकूफ़ बनाने के बाद ही तो मैं दीदा व दानिस्ता उससे खेल रहा था और वो इतनी देर से बड़ी शराफत के साथ मेरे हाथों का खिलौना बना हुआ था। इस वक्त मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश जागी कि काश इन लम्हात में मैं रब्बी के रूबरू होता और उसके चेहरे पर बरसने वाली खजालत को अपनी आंखों से देख सकता। फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं था, लिहाजा मैं उसकी सुनी अनसुनी करते हुए अपनी ही धुन में कहता चला गया। इस लाड़ में मैंने एक दर्जन नकली वैदान तैयार किए हैं, जिनमें से 11 इस दुनिया के मुख्तलिफ महादों पर तुम्हारी मट्टी पलीद करते रहेंगे और 12वां नकली वैदान असली पत्थरों के साथ तुम्हारे पास इसराइल पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है तो मेरे उस नुमाइंदे का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करोगे। ऐसा 2-7 लोगों के उसूल के मुताबिक तुम मेरी साइल को उस नुमाइंदे के हवाले कर देना। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं खुद ही से बातें किए जा रहा हूँ। मुझे कोई सामे मयस्सर नहीं था। मैं उसे हेलो रब्बी पुकारने का इरादा कर ही रहा था कि मुझे एहसास हो गया दूसरी तरफ वो लाइन पर मौजूद नहीं है। वैसे जज्बात के आलम में उसे चरके लगा रहा था कि पता ही ना चला कि वो कब फोन बंद करके निदार्द हो गया था। मैंने सेल को एक तरफ डाल दी और एक तवील सांस खारिज करते हुए ली यान की तरफ देखने लगा। रब्बी से होने वाली गुफ्तगू के दौरान में वो चेंज के मराइल से गुजर कर दोबारा मेरे पास आ गई थी। उसने कांधे उचकाते हुए कहा, अब तो ये सिम कार्ड भी गया काम से, रब्बी इस कनेक्शन को भी मनसूख करवा देगा। मेरा ख्याल तुमसे कतई मुख्तलिफ है। मैंने कहा, क्या मुख्तलिफ है? उसने पूछा। मैंने बताया, इस वक्त ये फ़ोन ही वो जरिया है जिसके तवस से वो मुझसे रब्ता कर सकता है। वो इस लाइन को काटने या कटवाने की हमाकत नहीं करेगा। तुम भूल रहे हो, पहले भी हमारे 2 कनेक्शंस खत्म करवा चुका है, वो बोली। और थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि अब रब्बी से रब्ता नहीं रखोगे, इसराइल पहुंचने के बाद उसकी खबर लोगे। मैंने कहा, पहले की बात दूसरी थी, अब हालात में खासी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। उसे यकीन हो गया कि वो मुझे अपनी मुनाफकाना दोस्ती के फरेब में नहीं जकड़ सकेगा। उसका कोई दाव मुझ पर कारगर नहीं होगा। मैंने उसे जिन कांटों पर घसीटा है वहां पर किसी भी वक्त मुझसे राब्ता करने की जरूरत महसूस कर सकता है। मैं सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, हकीकत यही है कि मैं आज खुद उससे राब्ता नहीं करूंगा। वो मुझे फोन कर बैठे तो दूसरी बात है। लिया ने इस सिलसिले में मुझसे ज्यादा बहस नहीं की और सरसरी अंदाज में बोली, मुमकिन है तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये कनेक्शन ज्यादा देर तक तुम्हारे लिए कारआमद साबित नहीं रह सकेगा। उसकी इस पेश गोई ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? हम चंद घंटे के बाद यहाँ से रवाना होने वाले हैं। उसने कहा,
नेपाल की हदूद से निकलते ही ये कनेक्शन बेकार हो जाएगा क्योंकि रोमिंग का मसला उठ खड़ा होगा। मैं नहीं जानती सर्विस की रोमिंग है भी या नहीं। बहरहाल वो लम्हे भर के लिए मुतवक्कफ हुई, फिर आगे बढ़ते हुए बोली, अगर ये कंपनी अपने यूजर्स को बैरून मुल्क रोमिंग फराहम करती भी है तो फिर नेटवर्क वालों से राब्ता करके तुम्हें रोमिंग खुलवाना होगी, और मैं समझती हूँ हमारे पास इतना वक्त नहीं है। फिर एक दूसरा मसला कनेक्शन की नोयत का भी है। मेरी मालूमात के मुताबिक प्री पेड कनेक्शन पर रोमिंग की सहूलत फराहम नहीं की जाती, इसके लिए पोस्ट पेड लाजमी लेना जरूरी है। बहरहाल मैं नेपाल की मोबाइल सर्विस कंपनीज के बारे में ज्यादा नहीं जानती। वो जितना भी जानती थी वो इल्म इस मैदान में मुझसे यकीनन ज्यादा ही था। वो मुझे प्रीपेड और पोस्ट पेड रोमिंग और जीएसएम के बारे में बताने लगी। मुझे इस टेक्निकल गुफ्तगू से कुछ ज्यादा दिलचस्पी ना थी, लिहाजा अपने माथे को सहलाते हुए मैंने उकताहट भरे लहजे में कह दिया, भाड़ में जाए ये मोबाइल कनेक्शन और रब्बी मोशी खाइमन। वो चंद लम्हे तक टटोलती हुई नजर से मुझे देखती रही, फिर तशवीश भरे लहजे में पूछने लगी, वैतान तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, बस सर में थोड़ी दर्द महसूस कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारी सर को ठंड तो नहीं लग रही? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह फारिगुल बाल हुआ है, फारिगुल खाल नहीं। इस बेडरूम का मौसम ऐसा सर्द भी नहीं कि इसे ठंड लग जाए, फिर यह मौजूदा हालात का असर होगा। वो अपनी राय का इजहार करते हुए बोली, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। उसने ये पेशकश इतने खुलूस और लगावट से की कि मैं इनकार ना कर सका। इस वक्त मैं वाकई इसकी जरूरत भी महसूस कर रहा था। मेरे चेहरे पर आमादगी के आसार देखते ही वो बेड पर चली आई। उसने बेड की पुशगाह से टेक लगाकर आलती पालती मार ली, फिर मेरे मुंडे हुए सर को अपने जानों पर रखकर मुझे चित लेटने की हिदायत की। मैंने बिला चूं चरा उसकी हिदायत पर अमल कर डाला। सर मुंडाते ही ओले पड़ने के बारे में सुन रखा था, लेकिन मेरे साथ इसके बिलक सूरत हाल पेश आ रही थी। लियान अपनी मेहरबान उंगलियों की जुम्बिशों से मेरे ज़हन पर छाए हुए गुबार को धोने लगी। मुझे दूसरों से खिदमत लेने का शौक नहीं, लेकिन खुद ही मोहब्बत भरी पेशकश कोई कर बैठे तो उसका दिल तोड़ना भी अच्छा नहीं लगता। मैंने आंखें बंद कर ली और उसी लम्हे मेरे ज़हन में एक गोरा चिट्टा पश्तून चेहरा उभर आया। इंसान की यादाश्त भी बाज़ औक़ात अजीबो गरीब करिश्मे दिखाती है। मैं लियान से सर का मसाज करा रहा था और यादाश्त के एल्बम ने अपने कई सफ़े पलट कर मुझे माजी में पश्तून दोशीज़ा जरगल के पास पहुंचा दिया। मैं कराची में तारक रोड वाले फ्लैट पर गुजारी हुई उस रात को याद करने लगा जब जरगल भी मेरे साथ थी। उसने भी मेरी ज़हनी थकन और हालात की तपकन को ज़ायल करने के लिए कोकोनट ऑयल से मेरे सर का मसाज किया था और मैं उसी की मेहरबान आगोश में सो गया था। जरगल एक जीदार और हालात की मारी हुई लड़की थी जिसे लाहौर में एक इत्तफाक के तहत मेरा साथ हासिल हो गया था। कराची में मेरा एक जिगरी दोस्त शहजाद अली जब बड़ी संजीदगी से उसमें दिलचस्पी लेने लगा तो मैंने उसके बिलन के लिए राह हमवार कर दी। कराची का जिक्र और सद्दफ की याद ना आए ये कैसे मुमकिन था? मेरी जिंदगी में बेशुमार लड़कियां आई, लेकिन सद्दफ जैसी फराख दिल और खुले जहन की मालिक कोई और ना थी। उसका नाम जहन में आया तो दिल में अजीब हालत होने लगी कि उसकी खबर लूं। मैं सद्दफ के माहौल तक रसाई हासिल करने के बारे में सोच ही रहा था कि लियान ने मुझे मुखातिब कर लिया। किन सोचों में गुम हो वैतान? सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने मखमूर लहजे में कहा। वो बोली, मैं महसूस कर रही हूँ तुम यहाँ नहीं बहुत दूर पहुंचे हुए हो। अभी पहुंचा तो नहीं, अलबत्ता पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, मैंने गोलमोल अंदाज में कहा। वो चौंक कर पूछने लगी, कहाँ? नींद की आगोश में, मैंने बेसाख्ता कहा। ओह, वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गई। इस मानी की सांस की तपश को मैंने अपने चेहरे पर महसूस किया। मुझे अपने वजूद में एक चुलबुली सी हरारत दौड़ती हुई महसूस हुई। लियान की ओह से जाहिर होता था उसे मेरे जवाब से मायूसी हुई थी। पता नहीं वो मुझसे किस जवाब की तवक्को कर रही थी। हो सकता है वो मेरे मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि मैं साहिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बड़ी हद तक समझने लगी थी कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो फिर जाए वकुआ से कहीं और चला जाता हूँ। देखो मैंने तुम्हारी बेखबरी में कैसा चक्कर चलाया है। उसकी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। आंखें खोलते हुए मैंने जल्दी से पूछा, कैसा चक्कर लियान? वो अपनी शरारत को संजीदा अल्फाज का जामा पहनाते हुए बोली, अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि जरा अपने सर को छूने दो तो तुम खफा हो जाते, लेकिन देख लो मैं कई मिनट से ऐसा कर रही हूँ और तुमने कोई खफगी जाहिर नहीं की है और ना ही कोई एतराज उठाया है। लियान, ये मजाक का नहीं, सोने का वक्त है, मैंने मीठी नाराजगी से कहा। वो एकदम संजीदा होते हुए बोली, पहले तुम सो जाओ फिर मैं भी सो जाऊंगी। काफी की एतराज जायल होने में थोड़ी देर लगेगी। मैं तो गहरी नींद में कदम रखने ही वाला था। मैंने दोबारा आंखें बंद करते हुए शिकवा भरे अंदाज में कहा, अगर तुम थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे यूं मुखातिब करती रहोगी तो फिर मैं सो चुका। ठीक है, मैं अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, वादा, उसने कहा। मैंने उसके वादे का एतबार कर लिया और वाकई सोने की कोशिश करने लगा। उसने बात खत्म करते ही अपनी वो टांग फैला ली जिस पर मेरा सर नहीं रखा हुआ था, फिर हाथ बढ़ाकर गर्म कंबल खींच दिया। उसने मुझे और खुद को बाइस की वो कंबल उड़ा दिया, फिर बाकी वजूद को साकत रखते हुए अपनी मशाक उंगलियों को मुतहर्रिक कर दिया।
नर्सिंग और टीचिंग दो ऐसे शोबे हैं कि जिनसे ताल्लुक रखने वालों को नरमखू और गुदाज दिल होना चाहिए। लियान ने भी नर्सिंग कोर्स कर रखा था। वो इस कोर्स के सत को अपनी उंगलियों के गुदाज में मिलाकर मेरे सर में उतारने लगी। मैं गहरी नींद की वादी में उतरता चला गया। फिर पता नहीं किस समय वो भी चुपके से कंबल के अंदर उतर आई। अगली सुबह बड़ी रोशन और फरत बख्श थी। अगरचे गुज़िश्ता रात को सोने के लिए बहुत कम वक्त मिला था, लेकिन इस महदूद वक्त ने पिछली रात होने वाली मारा मारी की सारी थकन को निचोड़ कर रख दिया। मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। लियान के चेहरे से भी आसूदगी का इजहार होता था। हम यह के बाद दीगरे गर्म शावर लेकर फारिग हुए ही थे कि काशानूक हमारे कमरे में पहुंच गया। उसने बुधराबों वाला मखसूस लिबास पहन लिया था। क्या तुम दोनों चलने के लिए तैयार हो? उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने कहा, बस तुम्हारी तरह मूंग बनना बाकी है, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है। वो गहरी संजीदगी से बोला। क्या तुम बख्शुओं वाले लिबास खुद ही पहन लोगे? मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने बहुत कम उम्र में ऐसा लिबादा पहनने का तरीका सीख लिया था और ये तरीका मेरे ज़हन में महफूज भी है। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने साथ साथ लियान का लिबास भी बतरवा दूंगा, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। ओके, इससे पहले ही हम फारिग हो जाएंगे, मैंने कहा। वो मुतमईन होकर इस बात में सारी लाते हुए कमरे से निकल गया तो मैं लियान के साथ मसरूफ हो गया। काशानूक की दी हुई मोहलत से पहले ही हम तैयार बेडरूम से निकल आए। बुधबख्शों की तरह अपने जरूरी सामान को हमने मखसूस पोटलियों की सूरत में बांध लिया। काशानूक तो था ही बिल्कुल असली बुद्धिस्ट, हम भी किसी से कम नजर नहीं आ रहे थे। सूरज की पहली किरण ने अभी खटमंडू की जमीन को नहीं छुआ था कि हम उस घर से रवाना हो गए। बवक्ते रुखसत फलूजी मुझे घर में कहीं दिखाई ना दिया। मैंने उसके बारे में जब काशानूक से इस्तफसार किया तो उसने बताया कि फलूजी को उसी ने किसी जरूरी काम से कहीं भेजा था। मैंने जरूरी काम की तफसील पूछना मुनासिब ना समझा और उसके साथ चल पड़ा। घर से निकलते वक्त उसने दरवाजे को महज भीड़ दिया, ताला वगैरह लगाने की जरूरत महसूस ना की। इससे मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी महसूस ना हुई कि फलूजी ज्यादा दूर नहीं गया था। नाश्ते के लिए वैली के एक छोटे से होटल की तरफ जाते हुए काशानूक ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, वैतान, तुम दोनों रूप बदल कर बुधबख्शू बन गए हो, लिहाजा तुम्हारे नाम भी बदल जाना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए नाम सोच लिए हैं, जब तक हम किसी महफूज फदा में नहीं पहुंच जाते। तुम चिंगली और लियान मिंचोरी हो। तुम दोनों अपने नामों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, ये अच्छी तरकीब है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। क्या तुम हस्बे मामूल काशानूक ही रहोगे? नहीं, मैं अब खाम हूँ। वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, तुम मुझे खाम के नाम ही से मुखातिब करोगे? ओके, मैंने इस बात में सर हिला दिया। ठीक 10 मिनट बाद हम एक छोटे से होटल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। बुधबख्शू नहायत ही सादा खुराक पर गुजारा करते हैं और इस खुराक में भी ज्यादातर अनाज ही शामिल होता है। काशानूक ने एक मुनासिब से नाश्ते का आर्डर दिया और हम धीमी आवाज में गुफ्तगू करने लगे। इस होटल में ज्यादा रश नहीं था। मैंने अंदर कदम रखते ही तनकीदी निगाह से वहां का जायजा लिया था। हमसे पहले वहां लगभग 10 अफराद मुख्तलिफ मेजों पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ थे। काशानूक ने लियान की तरफ देखते हुए पूछा, तुम इस भारी और गर्म लिबास में हरकत करते हुए दिक्कत तो महसूस नहीं कर रही हो? मुझे अजीब सा लग रहा है, लियान ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। बहरहाल मजबूरी का नाम शुक्रिया है, तुम फिक्र ना करो, मैं काम चला लूंगी। काशानूक ने लिबास के सिलसिले में मुझसे कतई कोई इस्तफसार ना किया, शायद इसलिए कि उसने मेरी हरकत और सकनात में कोई उलझन नोट ना की थी। लिबास की तब्दीली के साथ ही काशानूक ने हमारे चेहरों पर भी थोड़ा काम किया। इंतहाई मामूली नोयत का मेकअप था, मगर इसने हमारी सूरतों को ऐसी लुक दी कि पहली नजर में यह ख्याल नहीं आ सकता था कि हम बुधबख्शू नहीं हैं। नाश्ता करने के दौरान में लियान ने काशानूक से सवाल किया, हमारे कागजात का क्या होगा? हम एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में दाखिल होने जा रहे हैं। लियान का सवाल नहायत ही अहम था। काशानूक ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है हमें किसी किस्म की दस्तावेजात की जरूरत पेश नहीं आएगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि बुधबख्शुओं को कितनी कदर की निगाह से देखा जाता है। लोग इनकी खिदमत करके बहुत खुश होते हैं, इन्हें काबिल एतबार समझा जाता है, लिहाजा कानून के मुहाफिज इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। वो डरते हैं कि अगर बुधबख्शु उनसे किसी बात पर खफा हो गए तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर नहायत ही राजदाराना अंदाज में बोली, आमतौर पर जो लोग अपनी जरूरी और गैर जरूरी मसरूफियात के बायस मजहब से दूर हो जाते हैं, लाजमी इबादत और रियादत के लिए वक्त निकाल नहीं पाते, वो बुधराहबों का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। अपनी दानिश में वो इस तरह मामलात को बैलेंस कर रहे होते हैं। अलगर्ज मुझे उम्मीद है हम जिस पेस में सफर पर रवाना होने वाले हैं उसमें हमें किसी बड़ी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुद्ध यात्रियों के लिए सबके दिलों में एक नरम गोशा मौजूद होता है। वैसे भी वो सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला, खुदारी तक तो हम नेपाल ही की हुदूद में हैं, ज्यादा कोई मसला खड़ा नहीं होगा। आगे के बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो हमें खटमंडू से निकलना है। अगर हमने बाखैरियत खटमंडू की हुदूद से बाहर कदम निकाल लिया तो फिर लॉर्ड बुद्धा की मदद से हम बड़ी सहूलत से तिब्बत में भी दाखिल हो जाएंगे। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई पूरी तवज्जो से हमारी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश कर रहा हो। ये बड़ा नाकाबिले यकीन एहसास था क्योंकि हम नहायत ही धीमी आवाज में बातें कर रहे थे।
मैंने इस एहसास के साथ ही बेइख्तियार निगाह उठाकर सामने देखा और चौंक उठा।